ज्यादा ही रहेगा। अध्यक्ष, यह सुझाव दिया जाता है कि हमें अधिकतम को निकाल देना चाहिए। सारा मामला विशेष समिति पर निर्भर है कि वह उसे व्यवहार और वांछनीय समझती है या नहीं। इसलिए अधिकतम पर बल देने की आवश्यकता को छोड़ ही दिया जाए। क्या आप में से कोई यह चाहते हैं कि इसे मैं दोबारा पढ़कर सुनाऊं? श्री केटी पाल, यदि आप 25% इसलिए निकाल देना चाहते हैं कि इससे हमारा बयान कमजोर पड़ जाए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अध्यक्ष, इससे वह कमजोर नहीं पड़ता। श्री चिंतामणि, ऐसे मामलों में प्राय यह देखा गया है कि जब न्यूनतम की बात की जाए तो व्यवहारिक रूप में वह अधिकतम ही हो जाता है। यदि हम अपनी रिपोर्ट में 10% की संख्या का निर्देश करें तो उससे गठित मताधिकार समिति यही समझेगी कि यदि वे हमें अधिकाधिक 10% भी दिला दें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम में से जिन्होंने 25% की संख्या का उल्लेख किया है वह तो वर्तमान स्थिति और वयस्क मताधिकार के बीच एक प्रकार के असंतोषप्रद समझौते के रूप में ही किया है। यदि आप इसे निकाल दें तो मुझे उससे खुशी नहीं होगी। श्री चिंतामणि ने वयस्क जनता का 25% बताया है ना? श्री चिंतामणि, कुल जनता का। श्री फुट, क्षमा कीजिए। श्री जोशी महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप रिपोर्ट में यह ना लिखें कि सुझाव सर्वसम्मत है, क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मैं पूर्ण सम्मेलन में वयस्क मताधिकार के प्रश्न को फिर से उठाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर, मेरी भी यही स्थिति है। श्री जोशी, इसे रिपोर्ट में दर्ज कर दिया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर, यह दूसरा सबसे अच्छा विकल्प होगा, बशर्ते कि हम यह जान पाए कि यह सफल हो जाएगा। सभी को वयस्क मताधिकार। अध्यक्ष, इस शर्त के अलावा बाकी मुद्दों पर क्या समिति के शेष सदस्य सहमत हैं? माननीय कावसजी जहांगीर, मैं 25% की इस संख्या से सहमत नहीं हूँ। हमें तो सभी तथ्य मिलने चाहिए। अध्यक्ष, हम यह सुझाव रख रहे हैं कि विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। माननीय पीसी मित्तर, जब तक हमें तथ्यों की जानकारी न हो हमारे लिए प्रतिबद्ध होना उचित नहीं होगा। अध्यक्ष, अपना काम विशेषज्ञों की मताधिकार समिति को सौंप देने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं कि हमें कोई न कोई सिफारिश करनी पड़ रही है और हम यह भी नहीं कह सकते कि हम सिफारिश केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अपना काम कोई और संभाल ले। माननीय पीसी मित्तर, मैं सिर्फ अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। मैं तो मताधिकार समिति को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि वृद्धि होनी चाहिए और जितनी वृद्धि संभव हो उतनी होनी चाहिए, और मुझे 10 या 20 या 50% की वृद्धि पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि मुझे सभी तथ्यों को पहले से ही जानकारी हो जिनके आधार पर मैं अपनी राय कायम कर सकूं। अध्यक्ष, माननीय प्रोवेश, क्या आप कोई ऐसी शर्त रखना चाहते हैं कि कोई भी सिफारिश, चाहे वह अधिकतम से संबंध हो या न्यूनतम से, इसका निर्णय मताधिकार समिति पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए? मेरा विचार है कि हमें समिति का कुछ मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए, लेकिन हम अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच गए हैं और आपसे बाद में इस विषय पर बातचीत करना चाहेंगे। श्री चिंतामणि महोदय, मैं नहीं जानता कि आप उस सुझाव से जो मैं देने वाला हूँ सहमत होंगे या नहीं, लेकिन हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि मताधिकार समिति को ऐसी शर्तें पेश करनी चाहिए जिनसे यथासंभव यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न समुदायों में मतदाताओं और जनता में वही अनुपात बना रहे। यह प्रस्ताव साइमन कमीशन ने रखा था और इसका कई स्थानीय सरकारों ने समर्थन भी किया है। क्या उसे नया प्रस्ताव माना जा सकता है? यदि मताधिकार समिति उसे संभाव्य न माने तो वह अस्वीकार कर देगी। अध्यक्ष, मेरा ख्याल है कि यह अगले शीर्ष के अंतर्गत आता है, यानी मताधिकार का समान आधार। नंबर 1, क्या मताधिकार संबंधी योग्यताएं एक ही क्षेत्र में सभी समुदायों के लिए समान हो? मैं आपका ध्यान एक ही क्षेत्र में की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिलहाल हमें नारी मताधिकार या उसी प्रकार के अन्य विषय नहीं उठाने चाहिए। माननीय पीसी मित्तर, आपने जो व्यवस्था दी उससे मुझे लगा कि विशेष हित और सामुदायिक
अल्पसंख्यक समिति के अंतर्गत आते हैं। अध्यक्ष, हमें उसके संबंध में कल के बाद और कुछ जानकारी मिलेगी। इस समय तो हम मताधिकार के समान आधार पर चर्चा कर रहे हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि सभी समुदायों के लिए समान अर्हताएं रखी जाएं या नहीं। दीवान बहादुर रामचंद्र राव, आपने कहा था कि आप प्रधानमंत्री से बात करके हमें बताएंगे कि यह मामला हमारी समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है या किसी दूसरी के। डॉक्टर अंबेडकर, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। हालांकि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के बारे में इस समिति के कुछ सदस्यों ने यह बताया कि यह फिलहाल ना संभव है और ना ही व्यवहारिक, लेकिन मेरा विचार है कि इस समय दलित वर्गों के लिए वयस्क मताधिकार का प्रश्न तो विचारार्थ उठाया ही जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस मत का कोई औचित्य नहीं है कि सभी समुदायों के लिए एक ही प्रकार का मताधिकार हो, बल्कि सच तो यह है कि ऐसे भी मामले होंगे जो हम जीवन के व्यवहारिक विषयों में देखते हैं कि हैसियत में समानता प्राप्त करने के लिए हमें असमानता के तरीके अपनाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अधिक धनवान या तुलना में अधिक निर्धन वर्ग के साथ व्यवहार के मामले में हम बाद वाले के साथ कुछ विशेष रियायत बरतते हैं। हम धनी वर्ग पर निर्धन की अपेक्षा ऊंची दर पर कर लगाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि कर अदा करने की योग्यता के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए। मैं समझता हूँ कि यही सिद्धांत दलित वर्गों पर भी लागू किया जाए। यदि समिति का यही उद्देश्य है कि निर्वाचक मंडल में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए, तो कोई कारण नहीं है कि एक वर्ग के लोगों के साथ दूसरे वर्ग के लोगों से भिन्न व्यवहार ना किया जाए। यदि भिन्न प्रकार का व्यवहार ही उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकमात्र साधन हो, मुझे लगता है कि यदि उदाहरण के लिए वयस्क मताधिकार दलित वर्ग पर ही लागू होता तो दूसरे समुदायों पर नहीं, लेकिन दूसरे समुदायों की अपनी प्रणाली थी। जैसा कि लॉर्ड जेटलैंड ने संकेत दिया है, तो वास्तव में इससे अंतर कहा ही नहीं जा सकता और ना ही ऐसा करने से प्रांतों में उपलब्ध निर्वाचन तंत्र पर भी कोई भारी दबाव नहीं पड़ता, क्योंकि दलित वर्गों को वैसे भी विशिष्ट स्थिति थी। और फिर इस संबंध में भी मतैक्य था कि मताधिकार की कोई दूसरी प्रणाली उन्हें मत नहीं देगी और फिर बिना मत के कोई भी उम्मीदवार जो इस समय विधानमंडल के लिए खड़ा होगा उनके प्रति किसी सहानुभूति का भाव प्रकट नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि यदि समिति इस सिद्धांत को दलित वर्गों पर लागू करने के तर्क को मान ले तो इससे कोई भारी नुकसान नहीं होगा। तीसरी बैठक 30 सितंबर 1930। अध्यक्ष, हम शैक्षिक अर्हता के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि हम जिस दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचे थे वह यह था, हम सिफारिश करते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में मताधिकार संबंधी अर्हता सभी समुदायों के लिए समान हो, लेकिन हमारी यह इच्छा है कि विशेषज्ञ मताधिकार समिति अपने प्रस्ताव रखते समय यह बात ध्यान में रखे कि आदर्श प्रणाली जहाँ तक संभव हो सकेगा प्रत्येक समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में मतों का वितरण करेगी और इस समिति को अपने मताधिकार का निर्धारण जहाँ तक व्यवहार हो उस प्रकार करना चाहिए कि उसका यही परिणाम हो। मेरा विचार है कि यह एक आदर्श परामर्श है, लेकिन साथ ही जिस ढंग से इसे कार्य रूप देने की उनसे अपेक्षा की जाती है उसके लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें कुछ स्वतंत्रता दें। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसलिए शैक्षिक अर्हता आदि की समस्याओं पर विचार करते समय आपको यह याद रखना है कि यदि अपने मताधिकार समिति को इन बातों का ध्यान रखने के लिए विशिष्ट अधिकार नहीं दिया तो आप उनके कार्य की संभावना को बढ़ाने की बजाय घटा देंगे। डॉक्टर अंबेडकर महोदय, यदि अनुमति हो तो मैं उस निष्कर्ष के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो आपने अभी पढ़कर सुनाया है और जिस पर, जैसा कि आपने बताया, उस समिति पहुंची है। क्या इस निष्कर्ष का यही निहितार्थ है कि मताधिकार समिति को विभिन्न समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार के मताधिकार पर विचार करने और इस परिणाम पर पहुंचने
की स्वतंत्रता होगी कि मतदाताओं की संख्या उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगी? अध्यक्ष, मैं नहीं समझता कि यह सही है। हमें मताधिकार समिति का मार्गदर्शन भर करना है। ब्यौरे के बारे में वह खुद निर्णय करेगी। हम तो मानो वास्तुकार हैं और वे राजमिस्त्री और भवन निर्माता। डॉक्टर अम्बेडकर, यह तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या यह निष्कर्ष मताधिकार समिति को यह स्वतंत्रता देता है कि यह समानता स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न समुदायों के लिए भिन्न-भिन्न मताधिकार की व्यवस्था करेगी? अध्यक्ष, जी नहीं। पहले वाक्य में ही कहा गया